हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी का यूनिट 8 पादपों में खनिज पोषण। क्या पढ़ेंगे? पादपों में खनिज पोषण कि जो पादप हैं, पादप के लिए कौन कौन से जो तत्व हैं जिनकी उसको आवश्यकता होती है, जिससे कि उसका जो वृद्धि विकास जीवन चक्र है वो पूरा चलता रहता है। तो आज का अपना जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पोषण के बारे में। दूसरा जो टॉपिक रहेगा कि वो पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। उसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं कि पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकताएं। दूसरा अगला जो टॉपिक क्या पढ़ेंगे वो पौधों में खनिज पोषक की आवश्यकताओं का अध्ययन विधियां, यूं कहते हैं कि अध्ययन विधियां। मुख्य रूप से हम यहाँ पर जो 4 विधियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहली विधि जो अपन पढ़ेंगे वो विधि अपनी रहेगी, इसमें पादप भस्म विश्लेषण। दूसरी विधि रहेगी बालू संवर्धन विधि। तीसरी जो विधि है वह रहेगी आपकी वर्मी क्लोपोनिक्स विधि, और जो चौथी विधि है वो रहेगी हाइड्रोपोनिक्स विधि। तो एक एक करके सभी बिंदुओं का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए अपनी हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले कि पोषण क्या होता है। पोषण यानी जो पादप होते हैं उन पादपों की वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। यूं कह सकते हैं कि उनको खनिज तत्व चाहिए। खनिज तत्व कह दो या उनको तत्वों को क्या कह सकते हैं? पोषक कहते हैं। तो जो इन पोषकों को या तत्वों को जो प्राप्त करने की जो विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं या जो प्रक्रिया है, वो जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? पोषण की कहलाती है। क्या समझे कि जो पादप हैं, पादपों के द्वारा खनिज तत्वों को प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो विधियां क्या कहलाती हैं? पोषण कहलाती है। तो सबसे पहले अपन इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को लिखते हैं। तो नोट करोगे मेरे साथ में कि जीवों में वृद्धि विकास एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, आवश्यक पोषक। यहां पर शब्द देखो मैंने क्या लिखा है? पोषक मतलब यहां पर पादप के लिए खनिज तत्व है। आवश्यक पोषक पादप के लिए जो पोषक कौन से हो सकते हैं? वो आपके कार्बनिक हो सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ वो क्या हो सकते हैं? अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, आवश्यक पोषक कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। तो आवश्यक पोषक को प्राप्त करना या यूं लिख सकते हैं ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। चलिए कि जीवों में वृद्धि विकास एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक को ग्रहण करने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब यहां पर मैंने कह दिया कि जो पोषक कौन से होंगे आपके? इसमें कार्बनिक प्रकार के हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? वो अकार्बनिक प्रकार के हो सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको अपन शॉर्ट रूप में भी कह सकते हैं कि पादपों में या जो जीव हैं कि जीवों के द्वारा जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, पादपों या जीवों में जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषकों को ग्रहण करना
या क्या कह सकते हैं कि जीवों में जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पोषकों को ग्रहण करना क्या कहलाता है आपका? पोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? पोषण कहलाएगा। ठीक है, तो आप इस रूप में याद रख सकते हैं या इस रूप में इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो पोषण समझ में आ गई। चीज क्या होगा कि कोई भी जो जीव है, कोई भी आपका जीव है, उसमें कौन सी क्रिया? वृद्धि, विकास और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो प्राप्त करने की या उसको लेने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? पोषण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको साथ में। ये अपना पहला बिंदु हो गया। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। उसमें क्या कहा था कि पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार। दूसरा बिंदु अपना क्या है? पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। तो पोषण के आधार पर जो जीव हैं उन जीवों को मुख्य रूप से दो भागों में तोड़ा जा सकता है कि जो जीव हैं पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक आपका होता है स्वयंपोषी। कौन सा होगा? स्वयंपोषी। दूसरा जो इसको हम कहते हैं परपोषी, या इसको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी। देखो स्वयंपोषी, स्वयं का मतलब क्या हो गया? स्वयं हो गया। पोषी का मतलब यहाँ किससे है? भोजन से है, कि जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो स्वयं संश्लेषित करने वाले जो भी सजीव होंगे, जो जीव होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? स्वयंपोषी कहलाएंगे। और जो भोजन के लिए, विषम का मतलब यहाँ किससे लेंगे? दूसरे से लेंगे, कि भोजन ग्रहण करने के लिए यदि वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं तब उसको क्या कहा जाएगा? विषमपोषी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो स्वयंपोषी है, तो स्वयंपोषी में आपको कहा कि जो स्वयंपोषी होंगे या जो विषमपोषी होंगे, जो भी होंगे सजीव होंगे, उसमें दो प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के पोषक कौन से बताए? एक कार्बनिक पोषक है और दूसरा कौन सा है? अकार्बनिक पोषक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन सामान्यतः जो परिभाषा इसकी पढ़ते हैं स्वयंपोषी की, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ी है कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। ये पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपनी परिभाषा है उसको थोड़ा सा क्या करना है? चेंज करना है। चेंज क्या करना है? वो देखो कि ये जो स्वयंपोषी होंगे वो क्या करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ का तो ये क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषण करते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होंगे उन कार्बनिक पदार्थों का कौन क्या करते हैं? ये स्वयं संश्लेषण करते हैं। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? स्वयंपोषी में पादपों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पादपों की। ठीक है, तो पादपों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो पादप क्या करते हैं? अपने लिए जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण ये क्या कर लेते हैं? स्वयं कर लेते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, किसको? जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, इन अकार्बनिक पदार्थ को जो पादप हैं वो क्या करते हैं? मृदा में से प्राप्त करते हैं। मृदा से प्राप्त करते हैं, कह सकते हैं कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो स्वयं निर्मित नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे? जो मृदा है उस मृदा में से या मृदा में से खनिज लवणों के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये मृदा के खनिज लवणों से प्राप्त करते हैं। देखो समझो दोबारा कि स्वयंपोषी क्या होता है। स्वयंपोषी क्या होगा कि जो भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए दो प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, एक कार्बनिक प्रकार का, दूसरा अकार्बनिक प्रकार का। तो जो स्वयंपोषी होंगे वो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण तो क्या करेंगे? वो स्वयं कर लेते हैं। जैसे पादप हैं,
तो पादप किस विधि से? प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, उस अकार्बनिक पदार्थ को जो पादप हैं वो मृदा के खनिज लवणों से प्राप्त करते हैं। तो इसकी अपन क्या परिभाषा दे सकते हैं? परिभाषा क्या होगी इसकी कि वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण स्वयं करते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण मृदा के खनिज लवणों से प्राप्त करते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके स्वयंपोषी कहलाएंगे। अब इसके बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि हरे पादप हैं, तो पहला तो क्या हो गया कि जो हरे पादप क्या कहेंगे? हरे पादप, या यूं कह सकते हैं कि वो पादप जिसमें क्या पाया जाए? क्लोरोफिल पाया जाए। क्लोरोफिल युक्त जो पादप होंगे वो इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, वो भी किसके उदाहरण होंगे? आपके स्वयंपोषी के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वयंपोषी। दूसरा आपका यहाँ पर है विषमपोषी। तो विषमपोषी का मतलब है कि जो भोजन के लिए अपने पर डिपेंड न रह करके किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो अपने इसमें क्या कहेंगे कि वे जीव जो क्या कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, जो वे जीव जो कार्बनिक व अकार्बनिक पोषकों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके विषमपोषी कहलाएंगे। अब दूसरों पर निर्भर रहने वाले एग्जाम्पल इसकी अपन बात करें तो जो भी आपके क्या होंगे? जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकता है, जीवाणु है, कवक है। इसके अलावा जंतु जो भी होते हैं, जंतु सभी किस प्रकार के होंगे? आपके विषमपोषी प्रकार के होंगे कि अपना जो भोजन है वो स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। तो ये हो गया पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। पहला कौन सा? आपका स्वयंपोषी का है। दूसरा किस प्रकार का है? विषमपोषी का। स्वयंपोषी कौन से होंगे? जो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण तो स्वयं करते हैं, और अकार्बनिक पदार्थों कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो मृदा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए? हरे पादप हैं, क्लोरोफिल युक्त पादप जो भी हैं, या प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, जीवाणु हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। विषमपोषी में क्या होगा कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पोषकों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो सभी कौन से कहलाएंगे? आपके विषमपोषी कहलाते हैं। चलो नोट कर लिया होगा आपने। तो जो अपना टॉपिक है वह है पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधि। पौधों में खनिज पोषण की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधि। अब देखिए, अब इसमें जो पहली विधि अपन को पढ़नी है वह विधि आपकी है पादप भस्म विश्लेषण। कौन सी विधि है? पादप भस्म विश्लेषण विधि है। अब देखिए, पादप भस्म विश्लेषण विधि क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शब्द आपका जो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भस्म का मतलब किससे लिया जाता है? राख से लिया जाता है। राख जो लकड़ी है, लकड़ी को आपने जला दिया, जलाने के पश्चात जो उसका उत्पाद बचता है वह आपका क्या? उसका राख। उस राख से इसको लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस भस्म को तैयार कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। यहाँ पर क्या करेंगे? पादप की जो भस्म बनाएंगे, और भस्म बनाने के बाद में उसका अपन अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि उस भस्म में कौन कौन से जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पादप के लिए आवश्यक हैं। चलिए, तो इसको किस प्रकार से
इसका अध्ययन करते हैं वो देखिए कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ताज़ा पादप ले लेते हैं। ताज़ा पादप, पादप का कोई भाग लिया जा सकता है, जैसे उसकी टहनी ले ली, पत्तियां ले ली, या उसका तना ले लिया, कोई भी इसका एक भाग है उसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस पादप भस्म का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, एक ताज़ा पादप लेंगे। ताज़ा पादप लेकर उसको क्या करते हैं, उसको 1 से 2 दिन तक, इसको क्या करेंगे, 1 से 2 दिन तक इसको 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर, ताज़ा पादप है, उस ताज़ा पादप को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन के लिए क्या करेंगे, ओवन में रख दिया जाता है। ओवन में रखा जाता है, ओवन में रखा जाता है। अब ओवन में क्यों रखते हैं, इसका कारण देखो कि जो ताज़ा पादप था, उस ताज़ा यानी जो टेम्परेचर है आपका, इतना टेम्परेचर है कि इसमें ज़्यादा नुकसान वाली वो बात नहीं है। तो उस जो पादप है उसको आपने क्या रखा, ओवन में। ओवन में इसलिए रखा कि जो पादप था, उस पादप में जो जलवाष्प की मात्रा है, वो जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए। तो जलवाष्प की मात्रा को वाष्पित करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर इस ताजे पादप को किस में रखा गया, ओवन में रखा गया। तो अपन ओवन में क्यों रखा, इसका कारण क्या हो गया कि जल वाष्प बनकर क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। जल जो है वो वाष्प बनकर के बाहर निकल जाए, इसलिए इसको कहाँ पर रखा गया, कहाँ पर रखा गया, विद्युत ओवन में रखा गया। ठीक है, जब आपने इस विद्युत ओवन में रखा, जल वाष्प बनकर के क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसके पश्चात जो पादप आपका बचता है, जल वाष्प बाहर निकल गई, उसके पश्चात जो पादप बचता है, वो पादप का केवल और केवल क्या बचेगा, उसका शुष्क बाहर बचेगा। क्या बचेगा, उसका शुष्क बाहर बचेगा। कि जलवाष्प की मात्रा थी वो तो क्या हो गई आपकी, बाहर निकल गई। बाहर निकलने के पश्चात उसका क्या बचता, आपका शुष्क बाहर बचता है। उस शुष्क बाहर को यहाँ पर क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लिया जाएगा। ठीक है, शुष्क बाहर बचेगा, उस शुष्क बाहर को क्या कर लेंगे, यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यानी उसको तोल लेते हैं, उसका वजन कर लेते हैं कि उसका वजन कितना है। ठीक है, शुष्क बाहर का मतलब समझ गए ना, कि जलवाष्प मात्रा थी वो तो बाहर निकल गई, अब शेष जो मात्रा बची वो उसके शुष्क बाहर की होगी, और उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे कि उसका वजन कितना है। अभी आपने इतना काम कर लिया, ज्ञात कर दिया। ज्ञात करने के बाद में क्या करेंगे, इसको जो इसका शुष्क बाहर है, उस शुष्क जो बाहर आपका होगा, इसमें मुख्य रूप से उसके जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो उपस्थित रहते हैं। जो आपके शुष्क बाहर जो ज्ञात किया है, इस शुष्क बाहर में क्या रहेंगे, कार्बनिक पदार्थ रहेंगे। कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या रहेगा, इसमें देखो, इसमें आपका जो कोशिका भित्ति है वो रह सकती है। इसमें क्या होगी, जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा होगा, इसमें सेल वाल होगी। कौन सा होगा, कोशिका भित्ति होगी। इसके लिए इसमें क्या होंगी, बहुशर्कराएं होंगी, बहुशर्कराएं होंगी। इसमें आपका दूसरा जो पदार्थ है वो क्या होगा, लिग्निन होगा। इसका क्या होगा, जीव द्रव्य होगा। जो शुष्क बाहर लिया, उस शुष्क बाहर में ये इसके घटक हो सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि इसके घटक कौन से होंगे, कोशिका भित्ति का हो गया, बहुशर्करा हो गई, लिग्निन हो गई, जीवद्रव्य हो गए, ये सभी इसके घटक हैं। ये सभी जो घटक हैं, ये जो मैंने घटक यहाँ पर लिए हैं, वो सभी किस प्रकार के आपके कार्बनिक घटक हैं। कौन से घटक हैं, कार्बनिक घटक है। ठीक है, तो देखो क्रम से इसमें चलते जाना है। अब शुष्क बाहर आपने ज्ञात कर लिया, ज्ञात करके इसमें इसके घटक हो गए। अब इस शुष्क बाहर को, यानी ये जो शुष्क बाहर आपने लिया है, इस शुष्क बाहर को क्या करते हैं कि एक भट्ठी में इसको क्या करते हैं, उच्च ताप पर उसको जलाया देंगे। तो इसमें लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाएगा। एक भट्ठी ली जाएगी, भट्टी में क्या करते हैं, इसको शुष्क बाहर जो आपने प्राप्त किया है, उस शुष्क बाहर में उसको जलाते हैं। भट्टी में उसको क्या करेंगे, जलाते हैं। भट्टी में, चलो यहाँ लिख देता हूँ, भट्टी में जलाया जाता है। भट्टी में इसको जलाएंगे। भट्टी में इसको जलाने पर देखो होगा क्या, भट्टी में जब इसको जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसके जो कार्बनिक घटक थे वो कार्बनिक घटक अब क्या होंगे,
अकार्बनिक घटकों में रूपांतरित हो जाएंगे। जो कार्बनिक घटक हैं भट्ठी में जलाया, कितने डिग्री टेम्परेचर पर जलाया आपने, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आपने जलाया। जलाने पर कार्बनिक घटक, क्या कहेंगे यहाँ पर, कार्बनिक घटक का किसमें, अकार्बनिक घटकों में रूपांतरण हो जाता है। घटकों में रूपांतरण हो जाता है। तो क्या हो गया, जलाने पर जो कार्बनिक घटक थे वो कार्बनिक घटक किसमें हो गए, अकार्बनिक घटकों में रूपांतरित हो गए। अब इसमें जो कुछ एक जो मात्राएं थी, गैस वगैरह की जो मात्रा बनती है वो क्या हो गई, वाष्प बन करके बाहर निकल गई। इसमें जैसे आपकी O2 बनती है, CO2 बनती है, या जो अमोनिया वगैरह जो गैसें हैं वो सभी क्या हो गई, वो बाहर निकल जाती है। और अब आपको यहाँ पर केवल और केवल क्या मिलता है, आपका ये अकार्बनिक घटक मिलता है। कौन सा मिलता है, कार्बनिक घटक मिलते हैं। क्या मिलेंगे आपको, केवल अकार्बनिक घटक मिलेंगे। इन अकार्बनिक घटकों का अब यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करके इसमें कौन कौन से जो पोषक उपस्थित हैं उनको ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये जो विधि आपकी है वह कौन सी है, पादप भस्म विश्लेषण विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, ताज़ा पादप लेंगे, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको ओवन में रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, जलवाष्प बन करके बाहर निकल जाएगा। फिर उसका केवल क्या बचेगा, शुष्क बाहर, उसको ज्ञात कर लेंगे। शुष्क बाहर के घटक कौन कौन से हैं, कोशिका भित्ति हो सकती है, बहुत शर्करा हो सकती है, लिग्निन हो सकती है, जीवद्रव्य हो सकता है। ठीक है, अब इसमें फिर क्या करते हैं, ये इसके कार्बनिक घटक हैं। कार्बनिक घटक को फिर क्या करते हैं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको जलाएंगे। जलाने पर क्या होगा, कार्बनिक घटक किसमें, अकार्बनिक घटकों में जो गैसें वगैरह बनती थी वो बाहर निकल गई। केवल और केवल क्या बचेगा यहाँ पर, आपका अकार्बनिक घटक बचेंगे। और इनका फिर विश्लेषण करके पादप के लिए आवश्यक जो पोषक हैं उनको ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरे प्रकार की विधि है उसको करते हैं। तो दूसरी विधि आपकी है बालू संवर्धन विधि। बालू संवर्धन विधि, देखो बालू संवर्धन में क्या होगा कि जो भी पादप है उस पादप को खनिज लवण मुक्त मृदा, क्या करेंगे, इसमें खनिज लवण से मुक्त जो मृदा है उस मृदा के अंदर क्या करेंगे, पादप को उगाया जाएगा। और फिर उसमें एक अपन नियंत्रक लेंगे और फिर जो दूसरे पादप हैं उनके साथ उसकी तुलना करके उसके लिए आवश्यक जो खनिज पोषक तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, इसमें क्या होगा, बालू मिट्टी को लिया जाएगा। जो बालू है उसको लिया जाता है, यानी बालू मतलब मोटी वाली जो मिट्टी है, जो बजरी टाइप जो मिट्टी आती है उसको यहाँ पर लेंगे। बालू मिट्टी लेकर उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि HCl को प्रवाहित किया जाता है। किसको, HCl को प्रवाहित किया जाता है। अब HCl को क्यों प्रवाहित करते हैं, इसका कारण क्या है। देखो HCl को प्रवाहित करने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो पहला कारण तो ये है कि ये जो बालू है उस बालू में कई प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं, संक्रामक रोगाणु इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, संक्रमण मुक्त करेंगे। संक्रमण मुक्त किया जाएगा किसके द्वारा, HCl के द्वारा। तथा दूसरा काम HCl का एक और भी है, एक तो संक्रमण मुक्त करेगा ये, दूसरा ये क्या करेगा, इसको खनिज लवण मुक्त कर देगा। तो खनिज लवण है वो HCl प्रवाहित करने पर, या HCl में इसको धोया जाता है यूँ कह सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें HCl द्वारा इसको धोया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करके HCl को प्रवाहित करके धोया जाता है, यूँ लिख सकते हैं, धोया जाता है। तो धोने पर जो संक्रमण जीवाणु थे वो बहकर बाहर आ जाते हैं, खनिज लवण जो है वो बहकर बाहर आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये जो मिट्टी थी उसको ताज़ा पानी के द्वारा, ताज़ा पानी से फिर धोया जाता है, ताज़ा पानी से धोया जाता है। देखो सबसे पहले बालू मिट्टी ली, उसमें HCl से आपने धो लिया, HCl धोने से संक्रमण मुक्त हो गई, खनिज लवण मुक्त हो गई। अब फिर उसको क्या करेंगे, उसमें ताज़ा पानी प्रवाहित करेंगे।
ताज़ा पानी प्रवाहित करने के पश्चात जो आपकी बालू मिट्टी बचती है, उस बालू मिट्टी को फिर क्या करते हैं कि अलग अलग जो गमले हैं, छोटे पोट हैं, उसके अंदर उनको भर लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं इसको मैंने यहाँ पर इसमें भर लिया, ये अलग अलग पोट हैं, इसके अंदर क्या करूँगा, इस बालू मिट्टी को भर लिया जाएगा। तीन, चार, 5, 10, 15 जो भी जिनका आपको अध्ययन करना है उतने पोट ले लिए जाते हैं। अब इसको जो मिट्टी आ रही थी उस मिट्टी को किसमें भर दिया, जो बालू आ रही थी उसको इन पोट में भर दिया। पोट में भर के इसमें क्या करते हैं, पादप लगा देते हैं। इसमें क्या करेंगे, पादप लगा देंगे। ठीक है, पादप लगा दिया। अब पादप लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें जो एक पोट है, इस एक पोट को नियंत्रक बना लेते हैं। नियंत्रक का मतलब इसमें यह है कि इसमें सभी खनिज पोषक उपस्थित होते हैं। जो पहला आपने एक गमला लिया, उस गमले में क्या होंगे, सभी खनिज पोषक उसमें उपस्थित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं कि दूसरे बाकी जो गमले हैं उन गमलों की इसके साथ तुलना करते हैं, उसमें से एक एक जो पोषक तत्व है उसकी कमी करते जाते हैं, और कमी करने के साथ साथ उसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब इनमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है तो उस प्रकार के जो पादप होंगे वो कौन से पादप हो जाएंगे, अपूर्ण पादप हो जाएंगे। यहाँ पर नियंत्रण लगा दिया, नियंत्रण का मतलब सभी खनिज पोषक इसको दे रहे हैं। अब ये जो पादप है इसमें क्या है, खनिज पोषकों की कमी करते हैं, खनिज पोषकों की कमी करते हैं। जिसका आपको अध्ययन करना उसकी कमी कर लेते हैं। तो जिन खनिज पोषकों की कमी करते हैं तो ये जो पादप हैं वो पादप कौन से कहलाएंगे, अब अपूर्ण पादप कहलाते हैं। कौन से पादप कहलाएंगे, अपूर्ण पादप कहलाएंगे। ठीक है, इन अपूर्ण पादपों में जो पोषक तत्व की कमी है, जो कोई एक विशिष्ट पोषक तत्व है जिसकी कमी है, उसका अध्ययन कर लिया जाता है। तो पोषक में कमी कर दी, अपूर्ण पादप हो गए। अब जिस पोषक की कमी है, जिस पोषक की कमी है उस पोषक की कमी का अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं कि अमुक जो कारक है वो पादप के लिए अनिवार्य कारक होता है, जिससे कि वो अपने स्वस्थ वृद्धि कर सकता है। और इस पोषक तत्व की, या जो यूं कहते हैं कि जो विशिष्ट पोषक है, विशिष्ट पोषक है उसकी कमी होगी तो कमी से उसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, विकार हैं, वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और आगे आने वाली जो क्लास है उसमें बाकी जो 2 विधियां इसकी और रह गई हैं, उन बाकी 2 विधियों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद।